नहीं, लेकिन आप, मुझे याद है कि जब ये एप्लीकेशन मूव हुआ था तो मुझे हाँ, इसकी जानकारी थी, लेकिन उसके हाँ। बाद भी यूयू ललित ने इन्हें प्रमोट किया। नहीं नहीं नहीं, उन्हें पहले प्रमोट किया था, बाद में हमने पिटीशन फाइल किया था कि आप ओथ मत दीजिए करके। लेकिन अच्छा, सुनिए। ओथ के लिए, आप ओथ रोकने के हाँ लिए आपने पिटीशन फाइल किया था? जी जी, हाँ। हाँ। तो देखिए। उसमें एक प्रेयर ये था कि अगर मेरे आरोप गलत होते हैं तो मेरे हाँ खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, यस। अब मैं और दूसरी बात बोलता हूँ, उससे एक कदम आगे मतलब चलते हैं। 21 के 21 आरोप अगर आपके गलत होते हैं, कोई भी आरोप हाँ, अगर गलत होता है तो मेरे एक खिलाफ भी कार्रवाई। एक भी गलत होता है, एक भी गलत होता है। हो गया। अच्छा, ठीक है। और उसमें लिखा है कि जो गलत आरोप लगाने में 192 में, वह 211 में, हमारे क्लाइंट को भी 7 साल की सजा हो सकती है। हम्म। हो गया। अब हम्म। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं और एक बात कर रहा हूं। मिस्टर डीवाई चंद्रचूड़, मेरे आरोप अगर, मतलब मेरे क्लाइंट का छोड़िए, मैंने जो जो कहा, अगर ये गलत है, अभी आपके पास तो वो पावर तो है नहीं कंटेंट वाली, अभी तो आप रिटायर्ड हो गए, पर आपके पास में डिफामेशन की पावर है। जो भी पुराना आईपीसी 500 था, नए बीएनएस के सेक्शन आ गए, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत विद्वान है ऐसे मामले में। आप कृपा करके मेरे ऊपर डिफामेशन का केस फाइल कीजिए ना, आपको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा, और आपके ऊपर जो लगा हुआ दाग है वो भी धुल जाएगा, अगर आप सही में ईमानदार हो तो। मैंने आपके इतने आरोप किया आपके चैनल पे, और इनको अगर उनकी पेंशन पूराती नहीं होंगी, या फिर अगर वो केस में से कुछ अगर करप्शन किया, वो पैसा इनके पास दिखा नहीं सकते होंगे व्हाइट पे, कोर्ट में स्टैंप पूर्व ड्यूटी चीफ भर। जस्टिस के ऊपर आरोप लगाने से तो आप जुडिशियल सिस्टम को, इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर रहे हैं नीलेश जी। बराबर। सुनिए। सामान्य लोग तो सुनिए। ये पूछेंगे ना, क्योंकि ये बहुत ही हाँ सेलिब्रेटेड जज रहे हैं। हाँ, बराबर। सुनिए सुनिए क्या हुआ, हम्म। आपको बताता हूं मैं। ऐसा ही विषय 10 बार आया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास। 1954 से ब्रह्म प्रकाश शर्मा से लेके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने तब से लेकर, तो इवन 1952 बथीना रेड्डी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वहां से लेकर तो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है। और सुब्रमण्यम स्वामी के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अरुण शौरी मामले में और पिक्चर क्लियर कर दिया, और नया अमेंडमेंट भी आ गया। पहली चीज, इंस्टीट्यूशन बदनाम आरोपों से नहीं होती है। अगर आरोप सही है, ये 1952 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पूरा बाइंडिंग है पूरे देश पे, उसको ओवरऑल किसने किया भी नहीं और कर भी नहीं सकता है। उसके बाद में के जो जजमेंट है सब पर इंक्यूरियम है, उसके जो क्वार्टरली जजमेंट है। और 2017 में सीएस कर्नल ने 7 जज बेंच ने भी क्लियर कर दिया कि देखो, इंस्टीट्यूशन बदनाम कब होती है, जब जज करप्शन करता है और उस करप्शन पे कार्रवाई नहीं होती है। अगर कोई जज करप्ट है, आदेश गलत पारित कर रहा है, तो उसको एक्सपोज करना ये इंस्टीट्यूशन और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, जनता के हित में है, कि जो आपका सेवक बोल के आपने अपॉइंट किया है, जिसको आप माइलॉर्ड बोल रहे हो, अभी तो माइलॉर्ड पे बैन आ गया, अभी आपको योर ऑनर बोलना है या सर बोलना है, तो आप जिसको, फिर भी कई वकील माइलॉर्ड बोलते हैं, बयान है बार काउंसिल में तभी बोलते हैं, तो जिसको तथाकथित जो भी लोग हैं माइलॉर्ड बोलते हैं, जिनके आदेश पे किसी को भी फांसी की सजा हो जाती है, किसी की जिंदगी बदल जाती है, प्राइम मिनिस्टर को भी बुला सकते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ भी आदेश कर सकते हैं, गवर्नमेंट बदल सकते हैं, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के खिलाफ में ऑर्डर कर दिया कि ये सही था गलत था, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो करप्शन करेगा तो कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन बदनाम होगा। दूसरा आरोप क्या है? हाँ, आ रहा हूं। 21 में से 2-3 आरोपी, एक तो ये आरोप तो ऐसा लग रहा है कि गंभीर आरोप है 700 करोड़ में, और फिर वो भाग गए, इसका मतलब। हाँ, जब हाईकोर्ट ने कहा कि मेरे पास कोई पिटीशन नहीं है, तो ऑर्डर देने वाले भाग गए, पुत्र भी भाग गए, तो अभी तक हियरिंग नहीं हो रही, एप्लीकेशन आएगा। अच्छा, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस देखो आप, इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि पहली चीज जनता बेवकूफ है, दूसरी चीज वकीलों में और
बाकी लोगों में इतना गट्स ही नहीं कि हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे। तो इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। अभी देखो कल परसों वो एनसीईआरटी के बुक के मुद्दे पे तमिलनाडु के एनएलयू के लॉ स्टूडेंट ने कमेंट लिखा। उसने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट कोई गॉड नहीं है भाई, आपकी गलती है तो लोग बोलेंगे। तो जब उसने कमेंट लिखा तो जब उसको यूनिवर्सिटी ने पहले दबाने का ट्राई किया तो सारे स्टूडेंट उसके फेवर में खड़े हो गए, बोलिए क्या गलत क्या बोल रहा है, जो क्रिटिसाइज करना ये करना ये तो है ही। आप बाद में पूरा देश खड़ा हो गया उस बच्चे के साथ में। तो फिर जो तथाकथित जो कुछ लोग क्या रहते हैं, वो अपने गलत काम कवर करने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के, भ्रष्ट अपने मैटर में ऑर्डर लेने के लिए, तो कुछ लोग रहते हैं कि जो कोर्ट को गुमराह करके झूठ बोल के ऑर्डर लेते हैं। एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी हो गया, बाद में अपना एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा हो गया। तो ये लोग फिर चापलूसी में नहीं बोलने का, हाँ तो जन्य करसन क्या करने तो बोलने का नहीं, कंटेम्प्ट हो जाता है। तो ये ऐसे ये लोग हैं। तो चलो मुस्लिम शेख के समय जस्टिस चंद्रचूड़ के फेवर में इंटरव्यू देने वाला है कि वकील था अभिषेक मनु सिंघवी। आप तो जब फिर तुमने इनके फेवर में इंटरव्यू दिया तो इनके कोर्ट में जाके ऑर्डर कैसे लिया फिर आपने? और वही अभिषेक मनु सिंघवी को लॉ के बाहर जाकर ऑर्डर दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने ममता बनर्जी के भांजे के केस में, उसमें भी उनके ऊपर कंटेंट फाइल किया हमने, फिर चुप बैठ गए। तो ये जो है ना, ये देखो क्या है, ये जब तक इनका चल गया, लेकिन जब वो क्या होता है, एनीथिंग एक्सेस इज नॉट गुड, नेचर है ना बैलेंस करता है। फिर जिस समय निकलता है तुम्हारे सारे कैलकुलेशन कि मैं सीजीआई हूं, मैं पीएम को मैनेज करके रखा हूं, जो भी उनको लगा है कि पीएम को घर पे बुला लिया मतलब सीबीआई मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, मैंने इसको ये कर लिया, मैं उसको ये कर लिया, कुछ नहीं होने वाला उससे। जिस समय वो प्रकृति का न्याय होगा ना, अभी रूपाली चाकंकर का केस देखा आपने, दिशा सुशांत के केस में जिन जिन लोगों ने गलत काम किए हैं उसमें जो जो लोगों की बददुआ निकल रही, जितना ये लोग मैटर को लंबाते जा रहे हैं, प्रकृति उतना बुरी तरीके से इनको बेइज्जत कर करके निपटा रही है, एक एक निपटते जा रहे हैं। तो किसका, और ये सुनिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट ने कभी ओपन नहीं किया है केस, रूपाली चाकंकर वाला अशोक करन का केस वो हो गया एक्सीडेंटली। नहीं तो अभी अमित शाह जी ने ऐसी धुलाई की है कई अधिकारियों की, बोला तुम लोग उस आदमी को मेरे पास लेकर आते हो, वेरिफिकेशन करना तुम्हारा काम है, मैं थोड़ी जानता हूं कौन सा आदमी क्या है। तो तुम्हारे एरिया में वो ऐसे काम कर रहा है और तुमको मालूम नहीं, इसका मतलब तुम मिले हुए हो और तुम्हारे गलत धंधे को अप्रूवल लेने के लिए मेरे पास ला रहे हो और उनके फोटो ले रहे हो तुम। तो ये जो है ना, ये ऐसे अभी प्रकृति के न्याय में ऐसे बेइज्जत होके एक एक निपट रहे हैं अभी। तो वैसे दूसरा गंभीर आरोप क्या है सर? दूसरा गंभीर आरोप है इनका, जो इसका केस हुआ था लॉकडाउन के समय का, वैक्सीन वाला केस, कोविड, हाँ यस, कोविड का। उस समय एक पिटीशन थी कोर्ट में इवारा फाउंडेशन की। वो देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, कभी अनजाने में और कभी स्पॉन्सरशिप में, पर मैक्सिमम मैंने देखा है ये सीरम इंस्टीट्यूट के लिए, बिल गेट के लिए, फार्मा माफिया के लिए स्पेशल इनके पिटिशनर रहते, इनके स्पेशल वकील रहते, जो दिखाते हुए ऐसा दिखाते कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहे हैं, बट ये चंद्रचूड़ जैसे जजेस की उनकी मिलीभगत रहती, हैंडसम करप्शन किया रहता है। आप इन्होंने क्या किया, कोविशील्ड के लिए या फिर जो भी उनके थे और जो भी इंजेक्शन थे, प्रेग्नेंट वुमन को देने के लिए पिटीशन लगाया। अब एक गौर करो, जो इनकी दवाई 21 यूरोपियन कंट्री में बैन हो गई, छोटे बच्चे को देने को मनाही कर दिया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि आप 40 साल की उम्र के लोगों को कभी नहीं देने का है।
क्योंकि एक बच्चे को देने पे ब्लड क्लॉटिंग में डेथ हो गई उसकी, उसके डेथ कॉजिंग साइड इफेक्ट सामने आ गए। वैसा होते हुए भी पिटीशन लगती है कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए गाइडलाइन तैयार करो, आप उनको भी देना है। क्यों करो? वो लेने को तैयार नहीं है। और जैसा कि अभी एप्स्टीन और बिल गेट का कन्वर्सेशन आया है वो यूएस के तरफ से, तो साफ हो गया कि इनके पोलियो वैक्सीन प्रोग्राम को एप्स्टीन फाइनेंस कर रहा था। और उनका उद्देश्य क्या था? ओवरऑल उद्देश्य क्या है कि दुनिया की पॉपुलेशन कम कर लो और ये जो हमारे पे बोझ बने हुए गरीब लोग उनको हटा दो, सिर्फ एलिट क्लास को रहने दो। और एलिट क्लास रहेंगे, मतलब पूरे पृथ्वी पे सिर्फ 10% लोग ही अच्छे से रह सकते। हर काम ऑटोमेटिक होगा, रोबोट से होगा, आपको घर में काम वाले की जरूरत नहीं, आपको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, गरीब लोग नहीं चाहिए। इस तरह का एजेंडा चल रहा है खास एलिट ग्रुप का। अब उसके एजेंडा को फुलफिल करने के लिए एक स्पेशल इंजेक्शन प्रोग्राम चलाए जा रहे दवाई के। यहां लोगों को खाने को प्रॉब्लम है, उनके जॉब को प्रॉब्लम है, लेकिन ब्याज पे हजारों लाखों करोड़ लेके सरकार एचपीवी वैक्सीन दे रही है, वो वैक्सीन दे रही है, ये प्रोग्राम कर रही है। कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है यार। और जो चीजें 21 यूरोपियन कंट्री में बैन हो रही है, लेकिन इंडिया में मैंडेटरी। और जैसा कॉम्पेंसेशन का बारी आया तो बोलते हमने तो मैंडेटरी किया ही नहीं, अरे राइटिंग में लिख कर दिया, एफिडेविट दे रहे तुम लोग। और यही जस्टिस चंद्रचूड़ के पास हियरिंग आया। हियरिंग आने के बाद में अवेकन इंडिया मूवमेंट के तरफ से अंबर कोरी जी ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाया। मैं अपीयर हुआ हियरिंग के लिए, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रचूड़ का बेंच। इसी समय जैकब पुलेल का पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग था, तो दूसरे मैटर में इसने बोला कि ये पिटीशन भी वहां पर ही सुना जाए, दूसरे मैटर में। और जैसा हमारा मैटर आया उसमें पलट दे, चलो कोई बात नहीं। अपने मैटर में डिटेल्ड प्रूफ किसके किसके? एम्स के डॉक्टर संजीव राय, बाद में डॉक्टर अमितो बैनर्जी, उसके बाद में अमेरिका से लेके सारे वर्ल्ड के टॉप के रिसर्च पेपर, ये सब लेकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके मर्जी के बगैर और पूरा इंफॉर्मेशन साइड इफेक्ट्स बताए बगैर आप वो दवाई वैक्सीन नहीं दे सकते। ये क्लियर जजमेंट। इसमें भी वही किया, अपने जैकब पुलेल में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया ना। आप मुझे इतना बताइए, ये सब रहने के बाद में हमारा, मैं ऑर्डर में है, मैं इंटरवेंशन में हूं, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैंने कहा ये साइड इफेक्ट आप इस तरह से तो डायरेक्ट, ये ईमानदार कब माने जाते? ये डायरेक्शन देते जैसा हर्षवर्धन कुमार में दिया है कि पहले सरकार सारे साइड इफेक्ट पब्लिश करे और उसके बाद में ही लोगों को ये लेने को कहे, और कोर्ट फोर्स कर नहीं सकती, तो ये ईमानदार माने जाते। इन्होंने उठा के एक वर्ड हमारा लिखा नहीं, तो ये जुडिशियल डिसऑनेस्टी नहीं है क्या? और ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जान दो, ये खुद इनका ही जजमेंट है। मुजफ्फर